नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फंडामेंटल राइट के व्यू से। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल राइट का दूसरा टॉपिक जो है राइट टू फ्रीडम। इससे पहले पढ़ा है राइट टू इक्वालिटी जो अनुच्छेद 18 तक समाप्त हो जाता है। तो राइट टू फ्रीडम में हम अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे, इसी के साथ 21A पढ़ेंगे और अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे। तो टोटल मिलाकर मैं आपको 5 आर्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी तरीके से, और इसमें ये भी बताऊँगा मैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से और एक प्राइवेट इंडिविजुअल से बचाने में कैसी हेल्प करते हैं हमारी। तो मैं आज का लेक्चर आपका स्टार्ट करता हूँ। मुश्किल से आपके 12 से 14 मिनट मैं लूँगा और लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे साथ इन टाइम तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 से। तो अनुच्छेद 19 क्या है? सबसे पहले अनुच्छेद 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत ही हमको सारी स्वतंत्रताएं मिलती है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिलती है। तो उसे हम ऐसे करके पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज जो है, पहला क्लॉज इसको कहते हैं क्लॉज, वो है राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी हमें बोलने और अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं मैंने आपको अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज बताया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। तो हमें पूरी तरीके से इसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के तहत या ए के तहत। ठीक है, दूसरा क्लॉज हम पढ़ते हैं। दूसरा क्लॉज में है राइट टू फॉर्म नहीं, राइट टू असेंबल, यानी हमें जो हम हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, उनकी स्वतंत्रता हमें है। पर कब तक है? राइट टू असेंबल हमें कब तक है? जब तक हम पे विदाउट आर्म्स है, यानी हमारे पास गन नहीं है या फिर तलवारें नहीं हैं, कृपाण जो घूमते हुए दिखते हैं पंजाब में, तो वैसे अनशन हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। संविधान में ये है कि विदाउट आर्म्स आप असेंबल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास आर्म्स हैं तो आप असेंबल नहीं कर सकते हैं। ये एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के तौर पे कहा जाएगा अगर आप आर्म्स लेके घूमते हैं। तो इस टाइम पे इमरजेंसी लगने का कारण भी आप ये समझ सकते हैं। इंटरनल डिस्बैलेंस एक इमरजेंसी लगने का कारण है, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने आपको यहाँ तक दूसरा क्लॉज बता दिया कि राइट टू असेंबल है, यानी हड़ताल और अनशन करने का अधिकार है बिना गन या फिर बिना आर्म्स के। तीसरा जो क्लॉज है वो हमारा आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार है, एनजीओ बनाने का अधिकार है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि एसोसिएशन बनाने का हमें अधिकार है। चौथा क्लॉज इसमें आ जाता है डी। चौथा क्लॉज हम पे आएगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, यानी यहाँ पे मैं मूव फ्रीली लिख देता हूँ। मूव फ्रीली यानी हमें पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, वहाँ की प्रकृति का सुंदर मूल्यांकन करने का अधिकार है। ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, उसके बीच में हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में थोड़ा दिक्कतें थी, बट 2019 में 370 को जब निष्क्रिय किया गया, उसे हटाया नहीं गया संविधान से, उसे इनएक्टिव किया गया है, तो उसके बाद हम वहाँ ज़मीनें ले सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास वहाँ से अनबैन हुई है। तो चौथा क्लॉज मैंने आपको बता दिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि हम कहीं भी घूम सकते हैं पूरे इंडिया की किसी भी जगह पर। इसके साथ जो पांचवा क्लॉज हम पे आ जाता है, मेनली वो पांचवा क्लॉज हम पे आता है
सेटल होने का, राइट टू सेटल। यानी मान के चलिए आप उत्तराखंड से हिमाचल, मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, मैं हिमाचल जाता हूँ और वहाँ के लोगों को वहाँ मुझे हिमाचल बहुत पसंद आता है प्रकृति में, या फिर मुझे हिमाचल के लोग अच्छे लगते हैं, हर चीज़ों से मैं वहाँ बिल्कुल तरीके से खुश हो जाता हूँ और मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं अपनी फैमिली लेकर वहीं सेटल हो जाऊँ। तो उस केस में मैं वहाँ सेटल हो सकता हूँ, उसमें मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तो मुझे राइट टू सेटल यानी वहाँ बसने का अधिकार भी है। इसी के साथ छठवां क्लॉज यानी एफ क्लॉज में जो आ जाता है वो हम पे आता है राइट टू ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। हमें कोई भी ऑक्यूपेशन अपने इच्छा के स्वरूप उसको लेने का अधिकार है। अगर मैं चाहूँ कि मैं टीचर बनूँ या फिर डॉक्टर बनूँ या फिर सब्जी बेचूँ या फिर झाड़ू मारूँ, ये सब मेरे अकॉर्डिंग ही मैं सोच पाऊँगा और इसका मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपना ऑक्यूपेशन क्या चूज़ करता हूँ। इसमें मेरे साथ कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ऑक्यूपेशन चुनने का अधिकार है, बट इसमें एक क्राइटेरिया है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको MBBS की डिग्री चाहिए होगी, डिग्री आपको चाहिए होगी, कुछ अवेलेबल क्राइटेरिया आपको चाहिए होंगे, क्योंकि अगर कोई अनपढ़ जाके डॉक्टर बन जाए तो वो लोगों को तो सही करने की जगह बिगाड़ देगा। तो ऐसे क्राइटेरिया हैं। अब आपको टीचर बनना है तो PhD की डिग्री चाहिए। तो ये अधिकार तो है, बट उसमें एक कुछ क्राइटेरिया हम पे है। तो इसी के साथ अनुच्छेद 19 मैंने आपको बताया, ये पूरा अनुच्छेद 19 मैंने आपको बताया। सबसे पहला रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा राइट टू असेंबल है विदाउट आर्म्स, तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे हो गया, NGO जैसे हो गया। इसी के साथ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। इसी के साथ जो पांचवा है वो है राइट टू सेटल, कहीं भी बसने का अधिकार है। और एट लास्ट छठवा है राइट टू प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसी के साथ अनुच्छेद 19 मैंने आपको पढ़ा दिया। अनुच्छेद 20 पे मैं चलता हूँ। अनुच्छेद 20 स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से आपको बचाता है। मोटा मोटा कह दूँ कि अनुच्छेद 19 और 20 जो है इमरजेंसी के दौरान बंद नहीं होते हैं, अनुच्छेद 21 भी बंद नहीं होता है। तो आखिर अनुच्छेद 20 ये है क्या, इसको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आर्बिट्ररी एक्शन से बचाता है हमें, एक्सेसिव पनिशमेंट से हमें बचाता है स्टेट की। ठीक है, तो इसका टोटली अर्थ जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। कई बार जो पुलिस हमें एक्सेसिव पनिशमेंट दे देती है, जो हमें डिटेन कर देती है ज़्यादा देर तक या फिर जेल में डाल देती है, तो उससे बचने का हमें अधिकार है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक अधिकार है, थोड़ा बहुत क्यों, अच्छे अधिकार हैं ये हमारे पास। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट है, यानी हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, ये जुडिशिएबल हैं। तो इसमें हमें 3 अधिकार हमें टोटल देखने को मिलते हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको समझाता हूँ। 2014 में मान के चलिए कोई जुर्म करता है। ठीक है, 2014 में कोई जुर्म करता है, कोई किसी का मर्डर कर लेता है। ठीक है, उसका अपराध कोर्ट में साबित होता है, वो खूनी ठहराया जाता है। उसके बाद 2014 के कानून के हिसाब से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2014 के कानून के हिसाब से उस अपराधी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब मान के चलिए 2024 आ गया। 2024 में कोई नया कानून बनता है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा होगी, सीधा सेंटेंस टू डेथ हो जाएगी। तो अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा कि मान के चलिए 2014 में जिसने जुर्म किया वो अभी जेल में है, पर 2024 में कानून बदल के उसको फांसी की सज़ा देने की बात की, तो उसे उम्र कैद से निकाल कर क्या फांसी की सज़ा दे दी जाएगी? ये सही है या गलत है?
तो ये एक तरीके से 2024 में उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं। इस जो मैं आर्टिकल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें हम नए कानून के हिसाब से पुराने अपराधी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर 2014 में उसने जुर्म किया है तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में कोई भी कानून आ जाए, जैसे 2024 में फांसी की सज़ा हो गई, तो उसको 2014 के अपराधी को फांसी की सज़ा ना देकर उसे उम्र कैद की ही सज़ा देंगे। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है। तो इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, संजय दत्त पे चल रहे हैं जो टाडा पोटा, ये एक्ट भी इसके एग्जांपल में आ जाते हैं कि वो चल तो बहुत पहले से रहे हैं, अब बंद भी हो चुके हैं, बट जिन लोगों पे वो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। पुराने कानून पुराने टाइम के लिए अपराधियों के लिए चलते रहेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा कानून। इसका दूसरा कानून है नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी का अर्थ है मेनली कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। नॉर्मल आपने एक बार किसी का पर्स चोरी किया, आपको उसके लिए 3 महीने की जेल हो गई, तो आपको दोबारा से उसी जुर्म के लिए 3 महीने की जेल नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये नो डबल जेपर्डी है। तीसरी चीज़ आती है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, INCRIMINATION, इंक्रिमिनेशन, सेल्फ की स्पेलिंग SELF। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अर्थ है कि हम खुद की गवाही पे खुद को अपराधी घोषित नहीं कर सकते। मान के चलिए आप कोर्ट में हैं और आप बोलते हैं कि जज साहब मैंने ही गुनाह किया है, तो उस बेसिस पे आपको जेल या फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आपकी पूरी विटनेस चेक किए जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी बाद अगर आपका आपका अपराध सच निकलता है तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के तहत नहीं मिलती है मेनली जो पनिशमेंट है। इसी के साथ अनुच्छेद 21 पे पहुंचते हैं। अनुच्छेद 20 मैंने आपको पढ़ा लिया। इसमें 3 लॉ थे, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जेपर्डी और तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप जी रहे हैं। हमें इसके अंतर्गत इस राइट टू लाइफ का बहुत ही बड़ा मतलब है यहाँ पर। हमें जीवन जीने का अधिकार है विद ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय प्रतिभा या मानवीय गौरव के साथ हमें जीने का अधिकार है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और इसी के साथ पर्सनल लिबर्टी, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। तो ये मेनली राइट टू लाइफ है। इसमें कई चीज़ें बाद में निकल कर आई सुप्रीम कोर्ट के उसमें, कि जैसे राइट टू प्राइवेसी हमें मिला, राइट टू शेल्टर हमें मिला, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी मिला है, राइट टू स्लीप मिला है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग मिली है, हथकड़ी से बचने का भी अधिकार है। अगर पुलिस आपको ले जा रही है घर से उठा के, तो ऐसा नहीं है कि आप पे हथकड़ी बांधेगी। अगर आप चुपचाप उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हैं, तो आपके पास राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग भी है, हथकड़ी से बचने का अधिकार है। क्योंकि इससे राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट यानी राइट टू लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन होता है, इसलिए राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग है। राइट टू स्पीडी ट्रायल है। ठीक है, जैसे कोर्ट के कई 3-3, 4-4 साल तक ट्रायल चलते रहते हैं कि अब दोषी ठहराया जाएगा, तो स्पीडी ट्रायल का भी हमें अधिकार है। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि हमें राइट टू डाई है, हमें मरने का अधिकार है या नहीं है, या आप मेरे को अगले लेक्चर में समझा सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको ये पूरा बताऊंगा राइट टू डाई है क्या। इंथोनेशिया इसको कहते हैं। इंदिरा सोनी का केस इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अनुच्छेद 21 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 21 में क्या था? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, गौरव और आत्मसम्मान के साथ हमें जीने का अधिकार है। इसमें राइट टू प्राइवेसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू स्लीप तक है, सोने का अधिकार भी है। ठीक है, राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन भी इसमें है। राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन, जो 11 बजे के बाद डीजे वगैरह बंद हो जाते हैं शादियों के शहरों में, वो राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन के तहत बंद होते हैं।
तो अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। ठीक है, ये इसका क्लॉज नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये अलग से आर्टिकल है, ये क्लॉज नहीं है। तो अनुच्छेद 21A जो है वो मेनली कहता है राइट टू एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर ओल्ड पर्सन्स। ठीक है, चाइल्ड, सॉरी पर्सन नहीं आएगा, चाइल्ड आएगा। तो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो ये हमें अनुच्छेद 21A के तहत मिलता है। ये कानून 2002 में आया, ये कानून 2002 में आया और इसी के साथ 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया है। और मैं इसमें बता दूं आपको कि इसी के साथ एक DPSP भी जुड़ा है और एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा है। DPSP में अनुच्छेद 45 है और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य में 51A के है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट है। मैं आपको DPSP भी पढ़ाऊँगा और मौलिक कर्तव्य पे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 मैं अपने तौर पे बोलूँ, अपने बेसिस पे बोलूँ तो मुझे अनुच्छेद 22 का थोड़ा नेगेटिव नेचर लगा है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अब आप बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, पूरा समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है ये अनुच्छेद। तो सबसे पहले अनुच्छेद 22 है क्या? अनुच्छेद 22 है हमें अरेस्ट और डिटेंशन से बचाने के लिए कुछ अधिकार मिले हैं। अरेस्ट यानी जो पुलिस अरेस्ट कर देती है, डिटेंट यानी जो पुलिस जेल में डाल देती है। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार हैं। अब पुलिस आपको डिटेंट कब कर सकती है, जेल में कब डाल सकती है? तो मेनली 2 तरीके से पुलिस आपको जेल में डालती है। एक है प्यूनिटिव, जिसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, PUNITIV। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, PREVENTIVE, प्रिवेंटिव डिटेंशन, PUNITIVE, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का अर्थ है अगर आपने कोई जुर्म किया है तो तब आपको जेल हो रही है, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन है, इसका नेचर पॉजिटिव है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अगर पुलिस आप पे शक करती है तो उस शक के बेसिस पे वो आपको जेल में डाल सकती है 3 महीने तक। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है और ये सिर्फ भारत में ही है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, उनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ भारत पे है और किसी भी देश पे नहीं है। मेनली प्रिवेंटिव डिटेंशन का नेगेटिव जो नेचर लगता है वो इस वजह से लगता है, कई बार पुलिस जो है अगर उसकी कोई पर्सनल आपसे कोई खुंदक होगी या फिर पर्सनल कोई दिक्कतें होगी आपसे, तो आपको 3 महीने के लिए जेल में डाल देगी। तो ऐसा केस आपको देखने को मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। तो इस वजह से मुझे नेगेटिव कैरेक्टर लगता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं हम पे अधिकार क्या है अनुच्छेद 22 में। तो हम पे टोटल 4 अधिकार हम पे हैं। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो सबसे पहले आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट है, यानी आपको अरेस्ट किस बेस पे किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए, उसका अधिकार आपको है। दूसरा जो अधिकार है वो है कि आपको DM के सामने यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तीसरी चीज़ जो अधिकार आप पे है वो है कि आप अपना लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं खुद को सेव करने के लिए। लीगल प्रैक्टिशनर कहें या लॉयर कहें, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो आप उसको रख सकते हैं। अगर आप पे ज़्यादा वेजेस या फिर आप पे पैसे नहीं हैं इतने, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर आपको मिलेगा। चौथी चीज़ जो इसमें आ जाती है, अगर आपका ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि आप पे कोई अपराध नहीं है, आपको क्लीन चिट मिल जाती है, तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिटेंशन से बाहर आना पड़ेगा। यानी आपको पुलिस छोड़ेगी 24 घंटे के भीतर, यानी आपको जेल में नहीं रख सकती है उसके बाद पुलिस 24 घंटे तक, 24 घंटे के बाद। ठीक है, 24 घंटे से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 22 में मैंने आपको पढ़ाया। अनुच्छेद 22 में मेनली मैंने आपको प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी के साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 24 घंटे तक, लॉयर अपॉइंट करना भी आपका अधिकार है, और इसी के साथ
आपको रिहा करने का अधिकार भी आप पे है कि 24 घंटे से पहले पहले आप रिहा होने चाहिए। तो इसी के साथ मैंने आपको पाँचों आर्टिकल क्लियर करा चुका हूँ और राइट टू फ्रीडम यहाँ पे क्लियर हो जाता है। मैं आपको अब पढ़ाऊँगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हम अगले लेक्चरों से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।